नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और भारतीय बाजार में क्या एक्शन बन रहा है उस पर नजरें रहेंगी। साथ ही हमारे जानकार आपको बताएंगे आज उनकी क्या रणनीति है। तो पहले बाजार का हाल 24,933 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ करीब 80 अंकों के करीब का इजाफा बनता दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक बढ़त दिखा रहा है लेकिन सिर्फ 50 पॉइंट की ही देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ा एक्शन जो है वो ब्रॉडर मार्केट में यानी कि छोटे मझौले काउंटर्स में ज़्यादा तेज़ी है। आज आप देखिए मिड कैप इंडेक्स 440 अंकों की बढ़त पर ट्रेड करता हुआ, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव में है। स्मॉल कैप इंडेक्स इस समय हल्का सा नेगेटिव हुआ है लेकिन यहाँ पर सुबह से एक्शन बना हुआ था। तेज़ी वाले स्टॉक्स ज़्यादा देखने को मिले हैं। आज किन स्टॉक्स की बदौलत तेजी ज्यादा बनी है तो बैंकिंग काउंटर्स में कमबैक है, खासतौर से आईसीआईसी और एचडीएफसी बैंक जैसे ट्रेड्स, फिर भारतीय और एशियन पेंट की तरफ से सहारा मिलता हुआ। लेकिन आज रिलायंस का साथ नहीं मिला है मार्केट को। एक्सिस, इंडसइंड और एलएनटी जैसे दूसरे स्टॉक्स हैं जहां पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो ये अब तक की स्थिति हुई, लेकिन यहाँ से आगे हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी और खास तौर से उनके रिटर्न्स कल और आज में कहाँ पर बनते दिखाई दिए हैं। सभी पॉजिटिव टेरिटरी में है। याद रखिएगा ये पिछले 3 हफ्तों के विजेताओं के बीच मुकाबला हो रहा है। आगे चल रहे अरुण कुमार मंत्री 5.39% के रिटर्न्स पर, 4.76% के रिटर्न्स है रूपक के और 2.5% की कमाई बनी है पंकज की। ऐसे में ट्रेड्स पर क्या भूमिका बांधी जाए पहले ये समझ लेते हैं। पंकज जी, आज थोड़ी एक और सत्र जहां पर कुछ आप कह सकते हैं मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, क्या रवैया होगा, किस लेवल पर आज जोर देना चाहिए? जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग ऑल। हर्षदा जी देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बेहद कंसोलिडेशन में है, लेकिन मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी। 24,850 की लेवल्स अगर दिन के दौरान कभी भी मिलती है तो डेफिनेटली इंडेक्स में और ऑप्शंस के जरिए भी बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए, 24,780। मैं ये सिर्फ फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। एंड अगेन बैंक निफ्टी जो है मुझे लगता है कि बाउंस बैक देना चाहिए। दोबारा 200 डेमा के नीचे ये ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन बार बार ऊपर आने की एक कोशिश हो रही है इसके अंदर। जैसे ही ये 51,740 की लेवल क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी, मुझे लगता है दोबारा 52,100 तक आना चाहिए। मेरा व्यू और बायस दोनों पॉजिटिव साइड में ही है अभी। पॉजिटिव साइड पर बायस रहेगा। अरुण, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में? देखिए रुझान पॉजिटिव तो है, बस इंडेक्स वो शायद उन लेवल्स तक नहीं पहुंच रहा है जिसे सेलिब्रेट किया जा सकता है या फिर जहां पर इतिहास रचेगा। तो ऐसी स्थिति में हाउ डू यू मेक द बेस्ट ऑफ इट? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी एंड गुड मॉर्निंग सभी को। अगेन हर्षदा जी, आपने सही कहा, एक थोड़ा ऑप्शन राइटर्स का खेल ज्यादा 2 दिन से हो रहा है मार्केट में, क्योंकि ऑप्शन 25,000 के कॉल में भी काफी अच्छी राइटिंग है और 24,700 के पुट में भी अच्छी राइटिंग है। तो दोनों ही ऑप्शंस मुझे लग रहा है हो सकता है आपको जीरो होते हुए नजर आए, या फिर कल की एक्सपायरी जो होगी निफ्टी की उसके बाद एक बड़ा एक्शन आपको मार्केट को देखने को मिलेगा। पर ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। सेकेंडली आज एक बड़ा इवेंट है शाम में, बड़ा यानी एक इवेंट है, फेड का आउटकम आना है, तो वो भी एक मार्केट इंतजार कर रहा है। पर टेक्निकली साउंड है, 25,000 के ऊपर मुझे लग रहा है आज नहीं तो कल मार्केट जरूर निकलना चाहिए। जब तक 24,800 का लेवल होल्ड कर रहा है मार्केट में लॉन्ग रन है। 25,050, 25,100 यहाँ तक के टारगेट्स हर्षदा जी मुझे लग रहा है फ्राइडे तक के सेशन में आते हुए नजर आएंगे। रूपक, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में? जी, अप्रोच लॉन्ग साइड में रहेगा क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। 24,800 के ऊपर जब तक है। आज का दिन, आज का इवनिंग में बहुत बड़ा इवेंट है। एक्चुअली इवेंट तो इस टाइम नॉन इवेंट, बट फॉरवर्ड कमेंट्री फेड की तरफ से जो आएगा उसके हिसाब से मार्केट चलेगा। तो आज हो सकता है वोलेटाइल रहेगा छोटा रेंज में। बैंक निफ्टी में अगर 51,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो स्ट्रेंथ आएगा बैंक निफ्टी में। ओवरऑल मार्केट में स्ट्रेंथ रहेगा। बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, लेकिन मेरा फोकस रहेगा लॉन्ग साइड में, बट निफ्टी के बाहर। ओके, तो निफ्टी के बियॉन्ड भी ट्रेड्स बनेंगे और अपॉर्चुनिटीज वहां पर ढूंढी जाए। तो चलिए उन्हीं ट्रेड्स पर आना अब शुरू करते हैं। बताइए रूपक, लेकर आइए रूपक का पोर्टफोलियो पहले तो, और फिर रूपक से जानेंगे नया ट्रेड क्या बन रहा है, कहां पर मौके बनते दिखाई दे रहे हैं। तो रूपक के पोर्टफोलियो में BEML है जहां पर आज अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और ऑयल इंडिया के ट्रेड को अभी भी कर रहे हैं कैरी। तो आज का नया सौदा क्या रहेगा? नया सौदा रहेगा GIC RE। स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद वापस एक बार कंसोलिडेशन मोड पे था। आज का दिन कंसोलिडेशन ब्रेकआउट की तैयारी में है और वॉल्यूम भी पिकअप कर रहे हैं। तो
शॉर्ट टर्म में अपसाइड में 475 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 412 का। 412 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। जीआईसी में एक तेजी की पोजीशन लेकर चले, करीब 2.5% तक के गेन्स बन रहे हैं, 475 तक जा सकता है ये पर्टिकुलर ट्रेड। चले लेकर आते हैं अब अरुण का पोर्टफोलियो, और अरुण के केस में आप गौर करेंगे तो 2 ट्रेड्स इनके हैं। टीवीएस सप्लाई चेन, ये तो एक बड़ा ट्रेड बन गया इनके लिए, कंसिडरिंग कल जोड़ा और कल शाम को जो नतीजे आए उसमें परफॉर्मेंस काफी बढ़िया था। प्रॉफिट में आई है कंपनी, एबिटा रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिली है, तो वो ट्रेड अभी भी होल्ड कर रहे हैं। दूसरी तरफ है सनटेक रियल्टी का ट्रेड जो होल्ड किया हुआ है। कोची शिपयार्ड में इन्होंने कल के कल प्रॉफिट बांध लिया था। अरुण, आज का नया सौदा क्या रहेगा? आज अगेन थोड़े स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। प्योरली अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में देखें तो वहां पे भी अच्छा मोमेंटम है, तो कल्याण ज्वेलर्स में बाई करने की सलाह है। 573 के आसपास चल रहा है, तो इसको करंट लेवल पे बाई करें। 555 का स्टॉप लॉस रहेगा और 642 तक मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन में स्टॉक जाना चाहिए। एक अच्छा फ्लैट पैटर्न है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है उसका ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 642 तक की तैयारी करता हुआ कल्याण ज्वेलर्स, तेजी का ये ट्रेड बन रहा है। आप 555 पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे जब आप इस ट्रेड में उतरेंगे। चलिए अब आते हैं पंकज के पोर्टफोलियो पर। तो पंकज ने कल नायका में 200 के आसपास प्रॉफिट बुक किया, फिर एचईजी में एग्जिट किया है आज सुबह में। आई बेग योर पार्डन, ये आज इनफैक्ट प्रॉफिट बुक हुआ है नायका और एचईजी में। एचईजी में एग्जिट किया, नायका में प्रॉफिट बांधा। पंकज बताइए नया ट्रेड। ऐसा जी, निगाह तो डेफिनेटली इंश्योरेंस स्टॉक्स के ऊपर है, लेकिन रूपक ने पहला ट्रेड ले लिया तो मैं उसी सेक्टर्स के नेशनल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ में जाना पसंद करूंगा। 293 के आसपास इसका एक बेस्ट बाय बनता है, काफी अच्छे फॉर्मेशन है चार्ट्स के ऊपर, और डेफिनेटली एक लोअर टाइम फ्रेम पे एक फ्लैग का ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से 278 का स्टॉप लॉस रखकर इसको बाय करना चाहिए 320 रुपए तक की टारगेट के लिए। हो सकता है कि टारगेट आने में 2-4 दिन और भी लग जाए, तो डेफिनेटली इसको बाय करना चाहिए। तो बाय साइड का ट्रेड 320 का टारगेट, न्यू इंडिया एश्योरेंस 278 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये ट्रेड है। वैसे एक ट्रेड पंकज और एक ट्रेड रूपक भी जोड़ सकते हैं। रूपक प्लान अभी देने का है या फिर कुछ टाइम लेंगे? नहीं, अभी एक ट्रेड है, स्टॉक है एनसीसी। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को भी सस्टेन कर रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए 375 तक और एक नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 343 पे। 343 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस। एनसीसी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्क्रीन पर आ जाएगा वो स्टॉक का। 375 के लिए एक प्ले है, तेजी की पोजीशन है, 353 पर कर रहा है कारोबार। 375 टारगेट और 343 का स्टॉप लॉस, ये फिलहाल रूपक की पिक है। पंकज, आपका क्या इरादा है? स्पीकिंग हर्षदा जी, दोनों स्टॉक रूपक ने पिक किए हुए थे। मैं प्रॉक्सी के लिए कुछ दूसरे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहा था, लेकिन एक ही मैंने स्टेपनी रखी हुई थी, मैं सेकंड हाफ में देना पसंद करूंगा। तो सेकंड हाफ में आएगा। आज थोड़ा सा आप लोगों के तार इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, क्रॉस कनेक्शन है, और रूपक ने वो 2 ट्रेड्स पहले दे दिए। इट्स जस्ट प्योर लक। चलिए काम करते हैं, आप थोड़ा और टाइम ले लीजिए, हम उस बीच एक ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो Q1 के कई सारे नंबर्स पर हम हर रोज बातचीत कर रहे हैं। आरआर काबेल के नंबर्स आ चुके हैं, वहां पर इस क्वार्टर में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिली। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है और आउटलुक FY25 का क्या है, उस पर होगी मैनेजमेंट से बातचीत। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें हैं, जहां पर एक सीमित दायरे में लेकिन बढ़त पर कारोबार बाजार दिखा रहा है। निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही हल्की बढ़त पर कर रहे हैं कारोबार, लेकिन आज बड़े नंबर्स के लिहाज से रिएक्शन आते हुए आरआर काबेल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। Q1 थोड़ा सा फीका क्वार्टर साबित हुआ है क्योंकि मुनाफा 14% घटकर आया है, और मैं ये ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन आपको बता रही हूँ। 64 करोड़ का मुनाफा है। वहीं अगर आप गौर करिएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 13% की बढ़त जरूर देखने को मिली है, लेकिन EBITDA में 16% की गिरावट दर्ज हुई, और कंपनी के मार्जिन्स जो 7% के आसपास थे पिछले साल Q1 में, वो घटकर आ चुके हैं 5% के करीब। ग्रॉस मार्जिन में भी दबाव ही देखने को मिला है। अब एग्जैक्टली हुआ क्या?
इसी पर और डिटेल सब निवेशक जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएफओ राजेश जैन। राजेश जी, स्वागत है आपका। ये थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। आपका जो बड़ा बिजनेस है वायर एंड केबल, उसमें मैं आपकी प्रेजेंटेशन पढ़ रही थी और आप लोगों ने उल्लेख किया है कि मार्जिन्स वहां पर डिप हुए हैं। अब कितनी वॉलेटिलिटी थी रॉ मटेरियल प्राइसेस में, और ये सिर्फ Q1 तक ही सीमित है या फिर ये कुछ एक्सटेंड हुआ है Q2 तक? गुड मॉर्निंग अर्षदा जी। अगर हम देखें पहले तो रेवेन्यू में अगर देखें तो हमने करीब 13% जो ग्रोथ की है, इसमें वायर एंड केबल से 11% और हमारे एफएमईजी बिजनेस से 32% ग्रोथ आई है। और वॉल्यूम टर्म्स में देखें तो 13% ग्रोथ वायर एंड केबल में आई है। पिछले क्वार्टर में थोड़ा एक्सपोर्ट्स में शिपमेंट्स जो डिले हुए, रेड सी का डिस्टरबेंस हुआ तो उसके कारण कुछ शिपमेंट्स डिले होने के कारण एक्सपोर्ट हमारा फ्लैट रहा और डोमेस्टिक मार्केट में वॉल्यूम ग्रोथ 20% आई है। तो इसलिए वॉल्यूम ग्रोथ और बिजनेस के हिसाब से ये क्वार्टर अच्छा रहा। लेकिन मार्जिन फ्रंट पे अगर आप देखें कि कॉपर की प्राइस में जो वॉलेटिलिटी थी और अदर रॉ मटेरियल्स प्राइसेस में, अप्रैल और मंथ में कॉपर की प्राइसेस काफी ऊपर गई और उसके बाद ऑल ऑफ सडन जून में काफी ड्रॉप आया। इसके कारण हमारे मार्जिन्स पे जो एक हमारा प्राइसिंग साइकिल होता है कि जो इन्वेंट्री है उसका जो रॉ मटेरियल की प्राइसेस में वेरिएशन होता है, हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर या बेस्ड ऑन कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम गैप होने की वजह से इस क्वार्टर में मार्जिन्स काफी गिरे हैं। और आगे जाके हमें लगता है कि ऑन सस्टेनेबल बेसिस मार्जिन्स का जो हमारा ओवरऑल प्लान है कि इस साल हम हमारे मार्जिन्स जो वॉल्यूम ग्रोथ 20% रहेगी और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट करीब 60 से 80 बेसिस पॉइंट्स का रहेगा, ये हमारा ट्रैक पे लगता है हमें। ओके, तो 60 to 80 basis point from current EBITDA margins of 5%, sir? नो, पिछले साल का जो ओवरऑल हमारा ईयरली मार्जिन्स, इबिट मार्जिन्स जो थे वायर एंड केबल में, उस पे 80% 60 to 80 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। ओके तो इस करंट क्वार्टर से ज्यादा रहेगा। ओके, तो ज्यादा तो 7% प्लस के मार्जिन्स का आप भरोसा दिला रहे हैं, उतना क्रॉल बैक आप कर पाएंगे क्या? इसमें आपको यस कुछ प्राइस हाइक्स लेने पड़ेंगे फिर राजेश जी? जी, सीधी इसमें वायर एंड केबल में रॉ मटेरियल प्राइसेस कॉपर से लिंक होती है। हम्म। तो जो भी कॉपर की प्राइसेस में जो वेरिएशन होगा वो पास ऑन करेंगे ही। और साथ में जो ये इन्वेंट्री का जो पहले क्वार्टर में जो इम्पैक्ट आया है वो भी कवर किया किया कर सका है हम। ठीक है, और जो आप वॉल्यूम ग्रोथ कह रहे हैं, दिस इज सोनली फॉर वायर एंड केबल या फिर एफएमईजी को जोड़कर कह रहे हैं? मैं वायर एंड केबल के ही वॉल्यूम्स की बात कर रहा हूँ। एफएमईजी का ग्रोथ प्लान वो अलग है जो कि 25 से 30% की रेंज में रहेगा। इस क्वार्टर में भी हमारी 32% ग्रोथ है, तो वो अलग है। यहाँ वॉल्यूम ग्रोथ जब हम बोल रहे हैं तो वायर एंड केबल में 20% की ग्रोथ आशा करते हैं। तो वायर एंड केबल में आप वॉल्यूम ग्रोथ 20% की सस्टेन कर पाएंगे। अब एफएमसीजी का बिजनेस फेयरली ज्यादा बेहतर कर चुका है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, क्योंकि वहां पर भी वॉल्यूम ग्रोथ रही। तो उसका अगर मुझे बता सके कि कितनी वॉल्यूम ग्रोथ Q1 में रही। फैन अप्लायंसेस बिजनेस में पिकअप देखने को मिला है। फैंस में तो पिकअप होना था क्योंकि वो हीट वेव के चलते आई एम श्योर डिमांड बड़ी होगी, लेकिन वो कितनी एक्सटेंड कर पा रही है राजेश जी? फैन में अगर देखें तो हमने जो पिछले साल का Q4 था उसमें जो नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए उसका हमें बहुत अच्छा रिटर्न्स मिले हैं। और ओवरऑल जो न्यू मॉडल्स से बिजनेस मिला है वो 18% हमारे रेवेन्यू में शेयर रहा है। और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ इंडस्ट्री के हिसाब से भी अच्छी रही, लेकिन उसमें भी हमारी ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री से कुछ ज्यादा ही रही है। तो आशा करते हैं आगे भी यह मेंटेन रहेगी। कुछ और? ओवरऑल हमारे फैन बिजनेस का कंट्रीब्यूशन एफएमईजी में करीब 45% रहता है। करेक्ट। और आगे ग्रोथ ये मेंटेन रहेगी ऐसी आशा करते हैं। तो ये डिमांड किन सेंटर्स, किन ज्योग्राफी से आ रही है राजेश जी, अगर उसका एक अंदाजा दे सके, क्योंकि उससे ओवरऑल इकोनॉमी में किन सेंटर्स ऑफ ग्रोथ है उसकी एक झलक लगती है। तो किन ज्योग्राफीज में आपने डिमांड देखी है एफएमसीजी की पिकअप होती हुई? नॉर्थ इंडिया में हमें अच्छा, हमारी प्रेजेंस ओवरऑल इंडिया के हिसाब से देखें तो नॉर्थ इंडिया में हम थोड़े स्ट्रांग हैं और अभी भी वहीं से ज्यादा डिमांड ग्रो हो रही है। नॉर्थ इंडिया में अर्बन वर्सेस सेमी अर्बन रूरल मार्केट कहाँ पर ज्यादा बेहतरी देखी जा रही है? इसमें हमारा प्रेजेंस ज्यादा सेमी अर्बन और रूरल में ज्यादा है। मेट्रोज में अभी हमारी इतनी प्रेजेंस नहीं है। तो वहां से अच्छी डिमांड आ रही है। ओवरऑल इकोनॉमी भी ऐसा लगता है कि रूरल और सेमी अर्बन में ही ज्यादा इम्प्रूव हो रही है, तो वहां से हमें अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। ओके, तो शायद एक Q1 भले ही वीक रहा हो, लेकिन Q2 ऑनवर्ड्स आपको उम्मीद है एक पिकअप देखने को मिलेगा। क्या सेकेंड हाफ को लेकर आप लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट है राजेश जी, वायर एंड केबल बिजनेस पे स्पेशली?
हिस्टोरिकली भी देखें तो वायर एंड केबल में हमेशा सेकंड हाफ अच्छा रहता है। एक फेस्टिव सीजन आती है, बाद में ईयर एंड के कारण या प्रोजेक्ट्स में भी जो ज्यादा काम होता है, तो हमेशा सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ से ज्यादा स्ट्रांग रहता है और आगे भी ये मेंटेन रहेगा। और इस साल भी हमें लगता है कि वही ट्रेंड मेंटेन रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब। तो Q1 में ऑफ कोर्स रॉ मटेरियल वॉलेटिलिटी का थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है और इसीलिए मार्जिन्स नीचे आए हैं, लेकिन कंपनी आश्वस्त है वायर एंड केबल बिजनेस में, जहां पर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में दबाव था, अगले पूरे साल में 60 से 80 बेसिस पॉइंट ज़्यादा बेहतर मार्जिन्स दे पाएंगे। वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी और FMCG बिजनेस में भी अच्छा खासा डिमांड है। वायर एंड केबल बिजनेस सेकंड हाफ में ज़्यादा बेहतर करेगी। स्टॉक आज थोड़ा सा शांत है नंबर्स के चलते, लेकिन कमेंट्री अच्छी मजबूत है। गुड लक टू यू जैन साहब। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 पर लौटेंगे। एक रिकैप भी आपके लिए लेकर आएंगे आज के ट्रेड्स का। देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, हमारे जानकारों की तरफ से ट्रेड्स आ गए हैं और पंकज मेरे ख्याल में कुछ और टाइम लेंगे, दोपहर में इनकी तरफ से नया ट्रेड आएगा, लेकिन जो ट्रेड्स आए हैं वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। रूपक ने ऑयल इंडिया कैरी किया, इन्होंने GIC और NCC नया जोड़ा है। ऑयल इंडिया का 660 टारगेट है, 574 स्टॉप लॉस। GIC 475 का टारगेट, 412 स्टॉप लॉस और NCC 375 का टारगेट और 343 स्टॉप लॉस है। तीनों में सबसे बेहतर ट्रेड NCC ही कर रहा है, 0.71% के रिटर्न्स। ऑयल इंडिया थोड़ा सा ड्रैग करता हुआ। पंकज ने एक ट्रेड रखा है न्यू इंडिया एश्योरेंस का, 320 टारगेट है, 278 के आसपास का स्टॉप लॉस इनका बन रहा है। आधे % के गेन्स स्टॉक में दिखे हैं। अरुण ने एक ही ट्रेड जोड़ा क्योंकि 2 ट्रेड्स इन्होंने किए हैं कैरी। जो नया ट्रेड है वो है कल्याण ज्वेलर्स, 642 टारगेट, 555 स्टॉप लॉस। सनटेक रियल्टी कैरी किया है, 678 का टारगेट, 580 स्टॉप लॉस और टीवीएस सप्लाई चेन 228 का टारगेट है, 191 इनके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति देखिए तो कल्याण ज्वेलर्स ही इनके लिए सबसे बेहतरीन ट्रेड दिखा रहा है। अब कल से आज में रिटर्न्स में कितनी बदलाव देखने को मिल रही है, तो पंकज अब आगे हैं, 6.61% के रिटर्न्स के साथ पंकज आगे चल रहे हैं। अरुण 5.37% के रिटर्न्स पर हैं। रूपक 4.5% से ज़्यादा के रिटर्न्स कमा रहे हैं। यह आपके लिए ताज़ा तस्वीर तुम्हारे तीनों जानकारों के बीच जो पिछले 3 हफ्तों के विजेता हैं। एक रिले रेस चल रहा है, अब बेटन लेकर आगे भाग रहे हैं पंकज। देखते हैं मोमेंटम इनका बरकरार रहता है या नहीं और दूसरे लोग कैचअप कर पाते हैं या नहीं। गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू। ये हफ्ता काफ़ी दिलचस्प निकल रहा है। चलिए लेंगे इसी के साथ एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जायजा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।